धन्यवाद आशीष जी। अब मैं हमारे अतिथि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से अनुरोध करता हूं कि वह अपना उद्बोधन रखें और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। एग्रीविजन 2021 के इस महत्वपूर्ण आयोजन में हम सबके मध्य विराजमान हमारे आईसीआर के डीजी आदरणीय डॉक्टर महापात्रा जी, कार्यक्रम की आयोजना से जुड़े हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री आदरणीय श्री आशीष चौहान जी, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री गजेंद्र तोमर जी, डॉक्टर अग्रवाल साहब, डॉक्टर ए.के. सिंह जी, डॉक्टर राजकिशोर तिवारी जी, प्रशांत जी, शुभम जी और इस पूरे आयोजन से जुड़े सभी विद्वज्जन, विद्यार्थी भाइयों बहनों और उपस्थित सज्जनों, मुझे प्रसन्नता है कि एग्रीविजन के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन के इस मौके पर मैं आप सबके मध्य उपस्थित हूं। इस अवसर को मुझसे रूबरू कराने के लिए गजेंद्र जी, आशीष जी, इन सब को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पांचवा राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसके पूर्व 4 आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस मनोयोग और पुरुषार्थ और सद्नियत के साथ यह 5वां आयोजन संपन्न हो रहा है, यह आयोजन भी सफलता के शीर्ष तक पहुंचेगा, ऐसे मुझे निश्चित रूप से पूरी आशा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस पूरे आयोजन में जो कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने, आत्मनिर्भर भारत की तैयारी में योगदान देने और कृषि के क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियां, उनका सामना करने के लिए जो एग्रीविजन एक आयाम है और इसके माध्यम से देश भर में कृषि छात्रों और कृषि विद्वानों के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण यात्रा को सर्वोच्च सोपान तक पहुंचाने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भी सहभागिता है। आमतौर पर जो विद्यार्थी संगठन होते हैं वो सामान्यतः कुछ अवसरों पर विद्यार्थियों की कुछ समस्याओं को लेकर संघर्ष करते हैं और उन संघर्षों में सफलता मिल जाए, इसी को उपलब्धि मानते हैं। देश के परिदृश्य पर सैकड़ों
विद्यार्थी संगठन काम करते होंगे, लेकिन मैं जब पूरे देश भर के परिचित्र को देखता हूं तो मुझे ध्यान में आता है कि अगर देश भर में विद्यार्थियों को नेतृत्व करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, उनमें सकारात्मक प्रेरणा जगाने के लिए, देश के प्रति, भारतीयता के प्रति उनके समर्पण को बढ़ाने के लिए अगर एक विद्यार्थियों की प्रतिनिधि संस्था के रूप में कोई संस्था काम कर रही है तो उस संस्था का नाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। और मुझे प्रसन्नता है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी विद्यार्थी परिषद की अपनी रुचि और अपना योगदान है। यह हम सबके लिए संतोष का विषय है। आज इस पूरी 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में कृषि क्षेत्र के समक्ष जो कठिनाइयां हैं और उनके निराकरण की क्या दिशा हो सकती है, इस दृष्टि से विचार विमर्श होगा। डॉक्टर महापात्रा जी अभी बता रहे थे कि जो विमर्श के निष्कर्ष आएंगे हम लोग उन पर जरूर विचार करेंगे और एग्री विजन के इस प्रयत्न के द्वारा उपलब्ध निष्कर्षों पर काम करके कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने की योजना हम बना पाएं तो निश्चित रूप से इसमें कृषि मंत्रालय को बहुत प्रसन्नता होगी। ऐसा मैं आप सबको इस अवसर पर विश्वास दिलाना चाहता हूं। जब हम देश के बारे में समग्र रूप से विचार करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर समाज को भी प्राथमिकता से काम करना चाहिए और सरकार को भी प्राथमिकता से काम करना चाहिए। और जब कृषि के क्षेत्र में विचार करते हैं तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनका अपना महत्व है। उन पर काम करना हमारे लिए अनिवार्य भी है और सरकारें उन पर काम कर भी रही। लेकिन कृषि का क्षेत्र, इसकी व्यापकता को देखते हुए निश्चित रूप से इसको प्राथमिकता देना यह देश के लिए भी जरूरी है और हम सबकी आवश्यकता के लिए भी जरूरी है, क्योंकि देश का बड़ा भूभाग खेती के लिए प्रयुक्त होता है। देश की अधिकांश आबादी खेती के क्षेत्र में काम करती है। अगर मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य में अगर हम देखें तो रोजगार का भी सबसे बड़ा साधन अगर कोई क्षेत्र है तो वह कृषि का क्षेत्र ही है। फिर खाद्यान्न, बाकी चीजें, प्रोसेसिंग, ये सब हमारी आवश्यकता है, अर्थव्यवस्था में उसका योगदान है। लेकिन बड़ी आबादी की निर्भरता खेती पर है और इसलिए खेती को प्राधान्य देना यह अत्यंत आवश्यक है। अभी डॉक्टर महापात्रा जी भी कह रहे थे और आशीष जी भी इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि कुल मिला के आजादी के बाद कृषि के क्षेत्र में जितना पॉलिसीगत परिवर्तन आना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं विलंब हुआ है। यह इससे भी दृष्टिगोचर होता है कि जब देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 50% था। धीरे धीरे यह कम हुआ क्योंकि देश के तमाम सारे वे क्षेत्र
जिन क्षेत्रों में रिफॉर्म हुए, जिन क्षेत्रों में पूंजी निवेश हुआ, जिन क्षेत्रों ने बैंक को मदद की, उन क्षेत्रों ने रोजगार के अवसरों को भी सृजित किया, जीडीपी में भी बड़ा योगदान किया। लेकिन कृषि का क्षेत्र विलंब के कारण पिछड़ गया। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ हम देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि कृषि की अर्थव्यवस्था और हमारी गांव की परंपरा और गांव की आधारित अर्थव्यवस्था, ये हिंदुस्तान के एक तौर से बैकबोन है। कोविड का संकट तो भी 19 में आया, लेकिन इससे पहले भी कई बार देश और दुनिया मंदी के दौर से गुजर चुकी है। लेकिन दौर कैसा भी प्रतिकूल रहा हो, लेकिन हिंदुस्तान की गांव आधारित अर्थव्यवस्था और खेती, इन दोनों ने मिलकर बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को झेला है और देश को संकट में नहीं आने दिया। अभी कोविड-19 आया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई। हमारे देश के भी सारे स्वचालित कल कारखाने बंद हो गए, आवागमन बंद हो गया। लेकिन ऐसी परिस्थिति में कृषि ने और कृषक ने और गांव आधारित अर्थव्यवस्था ने अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया। कृषक को जो परिश्रम अपेक्षित था वो उसने किया। खेती की कटाई भी हुई, खेती का उपार्जन भी हुआ, ग्रीष्म ऋतु की फसलें भी गत वर्ष की तुलना में अधिक बोई गई। खरीफ के बुआई को देखें और खरीफ के उत्पादन को देखें तो भी किसान ने मेहनत करके बम्पर फसलें पैदा की। और आज अगर जीडीपी को देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बाकी सब क्षेत्रों में जीडीपी घटा है, लेकिन कृषि ने अपने को अपने स्थान पर खड़ा रखने में समर्थता पाई है। यह हमारी कृषि की अर्थव्यवस्था जो है वह हमारी बड़ी ताकत है। लेकिन इस ताकत को पहचानना, इसको और मजबूत करना, इसको आगे बढ़ाना, इस पर विमर्श करना, काम करना, यह समय की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से काम संभाला है तब से लगातार उनकी सरकार का फोकस गांव, गरीब और किसान पर ही है। गरीबी का उन्मूलन हो, गांव में अधोसंरचना विकसित हो, गांव में रहने वाले व्यक्ति का जीवन जीना सुगम हो और हमारी खेती यह मुनाफे में आए। इस दृष्टि से सरकार ने अनेक कार्यक्रम अपने हाथ में लिए हैं। आप सब उन कार्यक्रमों से भली भांति परिचित हैं। लेकिन मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी का फोकस छोटे और सीमांत किसानों पर है, क्योंकि हमारे देश में 86% छोटे और मझोले किसान हैं। ये जो छोटा किसान है इसको एमएसपी का भी फायदा ईमानदारी से नहीं मिल पाता। सरकारी योजनाओं की भी पहुंच इस किसान तक ठीक प्रकार से नहीं है। इस छोटे किसान के पास खेती में निवेश करने के लिए पैसा नहीं है। इस छोटे किसान को बैंकें भी जितना इंटरवेंट करना चाहिए नहीं करती हैं और कोई बड़ा निवेशक भी इस किसान के खेत तक नहीं पहुंचता। तो आज आवश्यकता है कि छोटे किसान की आमदनी कैसे बढ़े, छोटा किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित कैसे हो, छोटे किसान तक टेक्नोलॉजी कैसे पहुंचे, छोटा किसान भी वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सके, छोटा किसान भी तकनीक का उपयोग करके अपनी खेत की लागत को कम कर सके और छोटे किसान तक सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पहुंच सके।
इस दिशा में हम सब लोगों को विचार विमर्श करना अत्यंत आवश्यक है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि किसानों का परिश्रम और किसानों की दृष्टि और हमारे वैज्ञानिकों के अनुसंधान ने खेती के क्षेत्र में काफी अग्रणी भूमिका प्राप्त की है। खाद्यान्न की दृष्टि से हम आत्मनिर्भर हैं, बागवानी की दृष्टि से, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से, मिलेट्स की दृष्टि से भी अगर हम दुनिया में अपने को तुलना करेंगे तो कहीं हम पहले नंबर पे होंगे, कहीं हम दूसरे नंबर पे होंगे। तो आज हमारे सामने जो विषय है वो उत्पादन का नहीं है। उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादकता पर भी काम हो रहा है, अच्छे अच्छे किस्म के बीजों का इजाद किया जा रहा है और उसका फायदा कंट्री को मिल रहा है। लेकिन आज आवश्यकता है कि जो उत्पादन की गति देश में लगातार बनी हुई है, उस गति को और तीव्रता प्रदान करते हुए हम फसलों का प्रबंधन कैसे करें, क्योंकि अभी तक हमारा विचार उत्पादन केंद्रित रहा है। अब हमारा जो विचार और नीतियां हैं वो फसल के प्रबंधन केंद्रित होनी चाहिए और कृषक की आय बढ़ाने पर केंद्रित होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस दिशा में हम विमर्श करेंगे तो काफी हम इस क्षेत्र को लाभ दे सकेंगे। दूसरा जो पक्ष है वो हम सबको जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा आशीष जी भी बता रहे थे कि कुल मिला के लोग कृषि के क्षेत्र में अध्ययन करने तो आते हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र को अध्ययन तक ही सीमित रखते हैं। अध्ययन करने के पश्चात, डिग्री लेने के पश्चात उनकी कोशिश रहती है कि किसी और अन्य क्षेत्र में वो आजीविका प्राप्त करें। मेरी उन्हें शुभकामनाएं हैं, वो अच्छी तालीम प्राप्त कर रहे हैं तो अच्छी नौकरी भी उनको मिले। लेकिन हम सबके मन में यह बात जरूर रहना चाहिए कि हम जिस देश के नागरिक हैं वह देश कृषि प्रधान है, वह देश गांव प्रधान है और इस देश की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो कृषि की और गांव की अर्थव्यवस्था है। इसलिए एग्रीकल्चर ग्रेजुएट किसी भी क्षेत्र में जाए, लेकिन कृषि से संबंधित उसकी अपनी जो जिम्मेवारी है, देश के प्रति जो उसकी जिम्मेवारी है, वो उसकी प्राथमिकता हमेशा रहनी चाहिए, हर क्षेत्र में काम करते हुए भी रहनी चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि उसके अध्ययन का सर्वाधिक उपयोग हिंदुस्तान की कृषि के लिए हो सकेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देश में लंबे समय से कृषि के क्षेत्र में निवेश हो, किसान पर लगी हुई बंदिशों को दूर किया जाए, किसान अपने उत्पादन को स्वतंत्रता पूर्वक बेच सके, अपनी मर्जी के भाव से बेच सके, अपनी मनचाहे स्थान पर बेच सके, मनचाहे स्थान से मनचाहे व्यक्ति को बेच सके और किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो पाए और उस दिशा में वो रिस्क ले पाए। इस दिशा में जो कानूनी आवश्यकता थी, कृषि सुधार बिल पारित करके प्रधानमंत्री जी ने उस आवश्यकता को पूर्ण करने की कोशिश की है। अभी आशीष जी ने उस दिशा में थोड़ा सा संकेत दिया। मैं यह मानता हूं कि लोकतंत्र में असहमति का अपना स्थान है, विरोध का भी अपना स्थान है, मतभेद के भी अपने महत्व हैं, लेकिन क्या विरोध इस कीमत पर किया जाना चाहिए जो देश का नुकसान करे? आज जो आंदोलन चल रहा है वह आंदोलन किस तरह से किसान का भला कर सकता है, इस बात पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। आप सबको मालूम है, कृषि मंत्री के नाते
प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मैंने यूनियन के साथ 11-12 बार वार्ता की। जिन विषयों को महसूस किया उन विषयों पर संशोधन करने के लिए प्रस्ताव भी दिया और लोकसभा और राज्यसभा में भी मैंने अपने विषय को सरकार के पक्ष को रखा। और आप सबको ध्यान होगा, जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, मुझे पार्लियामेंट मिनिस्टर ने इंटरवीन करने के लिए कहा, तो मैंने उस समय भी यह बात बल देकर कही थी कि घंटों तक किसान नेताओं से चर्चा की और लोकसभा में 4 घंटे और राज्यसभा में 4 घंटे तक कृषि सुधार बिल के ऊपर सभी दल के नेताओं को सुना। और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, तब भी प्रतिपक्ष के लोगों ने सिर्फ किसान आंदोलन को ही प्रमुखता से बोला। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि इतने विद्वान लोग, इतने खेती का दंभ करने वाले लोग, उनमें से किसी ने भी कृषि सुधार बिल के किसी प्रावधान पर उनको आपत्ति है यह संकेत देने की कोशिश नहीं की। लोकतंत्र है तो राजनीति करने की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन क्या किसान को मारकर राजनीति की जाएगी? किसान का अहित करके राजनीति की जाएगी? देश की कृषि के अर्थव्यवस्था को तिलांजलि देकर अपने मंसूबों को पूरा किया जाएगा? इस पर निश्चित रूप से नई पीढ़ी को विचार करने की आवश्यकता है। आप सबने यह भी देखा होगा कि मैंने किसानों से बातचीत भी की, किसानों को संशोधन के प्रस्ताव भी दिए, लेकिन उसके साथ साथ मैंने यह कहा कि अगर मैं किसी संशोधन के प्रस्ताव को आपके समक्ष रख रहा हूं तो इसका मायना यह नहीं लगाना चाहिए कि कृषि सुधार बिलों में किसी प्रकार की कमी है। मैं अगर यह प्रस्ताव दे रहा हूं तो सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आपके आंदोलन का जो चेहरा है वो किसान का चेहरा बना हुआ है। किसान के प्रति भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का समर्पण है। किसान को प्राधान्य देने वाला यह सरकार है और इसलिए किसान का सम्मान रहे, यह हमारी प्राथमिकता है। तो हम संशोधन करने को भी तैयार हैं, लेकिन बिल में खराबी है ऐसा किसी को अंदाज लगाना नहीं चाहिए। लेकिन इन सब चीजों का जवाब कोई देने की स्थिति में नहीं है। हम सब जानते हैं कि जब किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो परिवर्तन में पूरे देश को बहाल कर ले जाना यह एक कठिन कार्य होता है। जब परिवर्तन की परिस्थितियां खड़ी होती हैं तो कुछ लोग उपहास भी उड़ाते हैं, फिर कुछ लोग विरोध भी करते हैं। लेकिन अगर परिवर्तन के पीछे नीति और नियत दोनों सही है तो अंततोगत्वा उस परिवर्तन को स्वीकार लोगों को करना ही पड़ता है। इस दौर से कृषि सुधार बिल गुजर रहे हैं। आप सबका सहयोग, समर्थन इन नीतियों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और बिलों को रहे, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सोविनियर ई बुलेटिन के विमोचन एवं पुरस्कार वितरण सम्मान कार्यक्रम के संचालन हेतु अब मैं मंच डॉक्टर अमित कुमार गोस्वामी सर को सौंपता हूँ। धन्यवाद शिवम। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हम लोग अपने सोवेनियर को माननीय अतिथिगणों के कर कमलों से इसका विमोचन करवाएंगे। इस सोवेनियर में पूरे देश से करीब 300 के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट आए थे और कृषि एवं आत्मनिर्भर भारत के ऊपर कभी वरिष्ठ जनों से हमने लीड पेपर आमंत्रित किए थे। तो मैं माननीय अतिथिगणों से इसके विमोचन के लिए निवेदन करूंगा।
इसमें एडिटिंग का काम संजय कुमार गुप्ता, जो कि यहीं IRI के PhD स्कॉलर हैं, डॉक्टर लव कुमार, प्रशांत सिंह, राहुल कुमार, डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव IIT रुड़की, अमित गोस्वामी एवं डॉक्टर रघुराज किशोर तिवारी जी ने किया है। इसके साथ साथ इस वर्ष हम लोगों ने एक नया प्रक्रम शुरू किया है, ई-बुलेटिन, जो कि हमारे इसी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के छात्रों द्वारा एक ई-बुलेटिन की शुरुआत की गई है। तो उसके विमोचन के लिए भी मैं सम्मानीय मंचासीन अतिथिगणों से निवेदन करता हूं। इसमें गजेंद्र सिंह जी, प्रशांत सिंह, संजय कुमार गुप्ता, राहुल कुमार एवं अभिषेक उपाध्याय ने इस अंक की इसमें एडिटिंग का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो इस उद्घाटन सत्र का एक बहुत अच्छा हृदय में अच्छा फील लेने वाला एक प्रोग्राम हम लोग हर वर्ष की भांति रखते हैं। इसको हम लोग पुरस्कार वितरण समारोह की तरह हमेशा करते हैं। इसकी शुरुआत मैं एक ऋग्वेद के श्लोक से करना चाहूँगा। विद्वत्तम चा निपत्तम चा नैवदुल्ल कदाचना स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ऐसी 4 श्रेणियों का हम लोग हर साल चयन करते हैं। पूरे देश से इसमें अवार्ड मंगाए जाते हैं, अवार्ड के लिए एप्लीकेशन मंगाई जाती है। इसमें सबसे पहले जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है वो है कृषि रत्न अवार्ड। इस वर्ष इस कृषि रत्न अवार्ड को हम लोग श्री महेंद्र सिंह जी, जो कि हरियाणा के निवासी हैं, उनको मैं इस मंच पे आमंत्रित करता हूं। इनका ऑर्गेनिक जैविक खेती में बहुत अच्छा काम है। इनको ICR का प्रोग्रेसिव फार्मर्स अवार्ड भी सम्मानित इनको किया जा चुका है। इनके द्वारा स्वयं एक FPO का निर्माण किया गया है, जिसका नाम ब्रह्मानंद एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, जिसके माध्यम से अपने क्षेत्र के करीब 1200 किसानों को ये लोग आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। ये कृषि की सभी उन्नत तकनीकियाँ जैसे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जैविक कृषि, IPM, इंस्टीट्यूट क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, बायोडायनेमिक फार्मिंग पर बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि रत्न सम्मान के बाद हमारा दूसरा जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है वो सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक को है। इस बार इस श्रेणी में करीब 50 के ऊपर हमारे पास में एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें कि 2 बहुत ही अच्छे साइंटिस्टों का चयन किया गया। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार में डॉक्टर जी रविंद्रचारी, जो कि मूलतः प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं एक्रेप AICRP ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्रीडा हैदराबाद में। सर मूलतः 1991 से एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज में हैं। देश के कई प्रदेशों में कार्यरत रहे हैं। IIPR कानपुर से शुरुआत करके ये फिर NBSS LUP नागपुर और वर्तमान में क्रीडा हैदराबाद में कार्यरत हैं। महोदय, आपने वर्षा आधारित समन्वित कृषि प्रणाली के एक बहुआयामी मॉडल को डेवलप किया है, जिसका देश के 650 जिलों में क्रियान्वयन किया गया है। आप वर्षा आधारित कृषि प्रणाली का काम देश के 12,000 गाँव में करने का काम कर रहे हैं। आपके 128 के ऊपर शोध पत्र हैं, 28 पुस्तकें आपने लिखी हैं और 38 के ऊपर बुलेटिन हैं। महोदय, आपके पास ICR के एक बहुत अच्छा अवार्ड, बसंत राय नायक अवार्ड, भारत सरकार का ग्राउंड वाटर आर्गुमेंटेशन अवार्ड इत्यादि बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी श्रेणी में ICR IRI की प्रधान वैज्ञानिका डॉक्टर सुषमा सुधीश्री को भी मैं आमंत्रित करता हूं, जो कि जल तकनीकी केंद्र में प्रधान वैज्ञानिक हैं। आपका 24 वर्षों का अनुभव मृदा एवं जल संरक्षण में है, जो कि बहुत जरूरी है आज के समय में। इन्होंने देश के विभिन्न आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जल संरक्षण का बहुत सराहनीय काम किया है और ये जो अपना काम करती हैं, ये वाटर सेट के माध्यम से महोदया बहुत शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण में काम करती हैं। आपने 105 के ऊपर अपने पब्लिकेशन और शोध पत्र किए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद में एक बड़ा अच्छा अवार्ड एग्रीविजन के माध्यम से दिया जाता है, बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड।
तो कृषक भाई हो गए, वैज्ञानिक हो गए। इसके बाद में इस साल का जो बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड है वो श्री नारायण भारद्वाज जी को जाता है, जो कि सीएमडी हैं मैकलेक न्यू दिल्ली में। आपने नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य लेकर करीब 11-12 वर्षों से काम कर रहे हैं। आपने फ्लोटिंग टरबाइन का निर्माण किया है, जो कि पूर्णतः इंडिजिनस है, भारत के द्वारा अपना आत्मनिर्भर भारत के एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप बिना किसी सीमेंट कंक्रीट की संरचना के फ्लोटिंग तरीके से इस फ्लोटिंग टरबाइन के द्वारा सतत विद्युत उत्पादन का आपके द्वारा काम किया जा रहा है। आपको 2014 में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें क्लाइमेट सॉल्वर ऑफ द वर्ल्ड, नेशनल बडिंग इनोवेटर ऑफ द ईयर, स्वच्छ भारत ग्रांड प्रोग्राम नेशनल अवार्ड इत्यादि हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन तीनों अवार्ड के बाद जो हमारा विद्यार्थियों का अवार्ड है, उसमें इस बार हम लोगों ने 2 विद्यार्थियों को बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया है। सबसे पहले मैं श्री नीरज कुमार जी को आमंत्रित करूंगा, जो कि शोध छात्र हैं डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स IRI न्यू दिल्ली के। आपने 2016-17 में एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल करके संस्थान का नाम रोशन किया है। आपकी BSc और MSc परभनी महाराष्ट्र से हुई है। PhD में आप IRI के शोध छात्र हैं। आपने अपना जो PhD का काम है उसमें मैपिंग जीनोमिक रीजन्स इम्पार्टिंग साल्ट स्ट्रेस टॉलरेंस इन चिकपी, साल्ट और दलहनी दोनों फसलों में इस काम को बड़े अच्छे से निभाया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी अवार्ड श्रेणी में सुश्री बबीता अधिकारी को मैं आमंत्रित करूंगा, जो कि PhD स्कॉलर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंग्रू आंध्र प्रदेश की। आप मूलतः उत्तराखंड की निवासी हैं। आपकी BSc और MSc GV पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर से हुई है और PhD में आप एंग्रू में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने ऑल इंडिया का जो PhD का एग्जाम होता है उसमें द्वितीय श्रेणी हासिल की है। इसके साथ साथ आपके पास बहुत अच्छे एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ पंतनगर से भी आप अवार्डेड हैं और आपका जो काम है उत्तराखंड के हाई हिल्स रीजन में बहुत अच्छे से आपने काम किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एग्रीविजन के माध्यम से आप सभी अवार्डधारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए दिल्ली प्रांत के प्रांत संयोजक श्री प्रशांत सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य व्यस्ततम समय हम छात्रों के बीच उपस्थित हुए। मैं सेक्रेटरी डेयर DGICR डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा सर का इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु उनके द्वारा किए गए सहयोग के लिए धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं। विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री श्री आशीष चौहान जी, आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री मेरे बड़े भाई श्री गजेंद्र सिंह तोमर जी को इस कार्यक्रम की शुरुआत से लगे रहने और उनका मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ में DDG एजुकेशन डॉक्टर RC अग्रवाल सर, DDG एक्सटेंशन डॉक्टर AK सिंह सर, एग्रीविजन के राष्ट्रीय प्रमुख सलाहकार रघुराज किशोर तिवारी सर और मेरे छोटे भाई एग्रीविजन के राष्ट्रीय संयोजक शुभम पटेल जी और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति महोदय, विभिन्न संस्थानों के डायरेक्टर, डीन, आप सभी का उपस्थिति एवं इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित प्रेस मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं। अंततः भारत के विभिन्न कोनों से आए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक इस कार्यक्रम की जान और रौनक बढ़ाने वाले छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पर 2 दिन की कन्वेंशन कृषि एवं आत्मनिर्भर भारत एक नई दिशा प्रदान करेगी। सभी को पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी इस सत्र की समाप्ति की घोषणा की जाती है और भोजनोपरांत, जैसा कि आपको कार्यक्रम दिया गया है, भोजन के उपरांत हम पुनः यहाँ पे इकट्ठा होंगे और अपना टेक्निकल सेशन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।
जाओ वहाँ पे तुरंत कॉपी करा के आना।